बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, जिस बजट में अब इस पर तनकीद की जा रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने एहतजाज किया, गो नवाज गो के नारे भी लगाए। इसमें रियल इस्टेट सेक्टर और सीमेंट पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिस पे ये शोबा इस वक्त गालबन सीख पाया है। और इस बजट को किस नज़र से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र देखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ईद कुर्बान करीब है। आम आदमी की ज़िंदगी में क्या ये ईद वाकई अच्छी ईद साबित होगी। बजट भी आ गया, अब तामीर और तरक्की के सफ़र को कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? क्या वाकई अब हम पुराने पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं या कि हम मज़ीद खसारे की तरफ जा रहे हैं? खसारे पर मबनी ये बजट पेश किया गया है। अब इस बजट को कैसे तमाम मकातब फ़िक्र लेते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने तो इस बजट को मुस्तरद कर दिया है। 85 खरब खसारे पर मुश्तमिल 188 खरब 87 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये बजट पेश किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर 61% टैक्स आयद होता है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम नाइंसाफ़ी पर मबनी है। रियल इस्टेट सेक्टर सिर्फ 0.3 टैक्स दे रहा था, दैट्स वाई अब उस पर मज़ीद टैक्स आयद किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ कुल हुजम 18,000 अरब से ज़्यादा तनख्वाहों में 22 से 25% इजाफा किया गया है। उसके साथ साथ टैक्स अहदाफ 12,970 अरब रुपये, कम अज़ कम उजरत 36,000, दिफा 12,122 अरब, पेंशन में इजाफा 22%, सूद की अदायगी 9,775 खरब, कुल सब्सिडी 1,363 अरब रुपये। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि हमारा मुल्क किस सिमत जा रहा है। सूबों को NFC अवार्ड की मद में भी रकम की फराहमी को वफाक यकीनी बनाएगा। कराची से लेकर खैबर तक के हालात पर हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के द्वारा अपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त के देखें। सज्जाद खोखर में ज्वाइन किया स्टूडियो। बहुत शुक्रिया सर। खोखर साहब, आपने टाइम दिया। खोखर साहब, पहले ज़रा बजट पे आया ना। ये बजट ठीक है, अच्छा बजट दिया है, अवामी बजट है, अवाम दोस्त बजट है। गरीब आदमी की ज़िंदगी में सुकून आएगा। तनख्वाहदार तबका 20 से 22% सर इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, जो बजट मौजूदा हुकूमत ने दिया है, मुख्तलिफ फॉर्म्स पर इन पर जो है ना तनकीद भी की जा रही है और कहीं पर सराहा भी जा रहा है। लेकिन सवाल पैदा होता है एक आम गरीब शहरी का। जो बजट वफाक ने दिया है, रखा है, इस बजट को देखते हुए गरीब जो है वो मेरे ख्याल में मजीद परेशान हो जाएगा। बजट तो एक देना चाहिए था, जैसे महंगाई का तूफान बरपा है, एक अवामी बजट देना चाहिए था। और जो बजट माशाल्लाह दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि गरीब आदमी जो है ना वो आराम से सांस ले पाएगा। जी। अच्छा, ये जो तनख्वाह में 22 से 20%, पेंशन में इजाफा, क्या आपको ये लगता है कि ये भी कम है? और मिनिमम सैलरी मजदूर की, गरीब आदमी की, आम आदमी की डेली वेजेस 36,000 रुपये, नहीं जो बजट बन पाएगा जनाब। ये तो 36,000 जो है, जो ज़रूरत रोज़मर्रा की अशिया हैं, ये तो उनका टैक्स है सिर्फ। ये 36,000 रुपये खरीदारी तो दूर की बात है। मुझे नहीं लगता है कि 36,000 आप बता रहे हैं और 46,000 वाला भी गुजारा नहीं कर पाएगा। अच्छा, इस बजट में जो दिया गया है, महंगाई की शरह को देखकर बजट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने पहले भी माशाल्लाह का लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ किया है। दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि ये बजट गरीब आवाम के लिए नहीं है। अच्छा,
ये मेरे ख्याल में उनके लिए है जो साला साल मरात लेते हैं, राशन उनके फ्री हैं, चाहे जो है ना असम्बलीज में, दीगर होटल्स में खाने पीने का जो है ना वो उनका एक फ्री का सिस्टम, उनको मेरे ख्याल में ये सूट कर जाएगा। बाकी जो गरीब आदमी है, आम शहरी है पाकिस्तानी, मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएगा। उनकी ज़िंदगी में आपको नहीं लगता है कोई तब्दीली आएगी, कोई रोज़गार के मौके पैदा होंगे, मुल्क में पैसा आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी? ये बड़ी बात की साजिद भाई आपने, रोज़गार। यहाँ पर मैं पूरे पाकिस्तान की तो बात नहीं करूँगा, सिर्फ कराची की बात करूँगा। चंद महीनों में सैकड़ों फैक्ट्रीज, सनत और मिल्स जो है ना वो बंद हो चुकी है। अच्छा। यहाँ पर तो बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, रोजगारी की कहाँ से आ गई? अच्छा, मजे वाली बात यह है कि महंगाई को आवाम मुंह दे लेती है, लेकिन जब है ही वो बेचारा बेरोजगार तो वो महंगाई को क्या मुंह देगा? ठीक है। तो महंगाई की शरह ये जो है ये मजीद बढ़ेगी भी, और आम आदमी जो है ना वो मेरे ख्याल में मट्टी खाने पे मजबूर हो जाएगा। वो तो हल क्या फिर खोखर साहब, आपको ये बजट अगर पसंद नहीं आ रहा तो हल क्या? पाकिस्तान पहले ही IMF को भी तो देखना है ना सर, इंटरनेशनल पावर प्रेशर भी तो हमारे पास है, हमने वो किस्तें भी अदा करनी है, सूद की मद में भी अदायगियाँ करनी है। ये भी यकीन करें साजिद भाई, ये पाक सरजमीन जो खित्ता है इतना जरखेज है, ये इंसान से लेके अनाज तक ये बेहतरीन पैदा करता है, ये पाक वतन की जो सरजमीन है। तो जब एक कोई भी हुक्मरान हो, उसकी नीयत ही ना हो मुल्क को चलाने की, बेहतर तरफ ले जाने की, तो कैसे बेहतरी आ सकती है? ये बड़ा एक अलमिया है हमारे यहाँ की हुक्मरानी शिपका के। भाई आवाम जो गरीब है वो तो उनका कोई हाल नहीं है। यकीन करें कि ये बीच में हमने वो विजिट भी किया था एक जगह का, और कुछ लोग जो है ना वो सामान रख के बाहर बैठे हुए थे चादरें लगा के। पूछा गया कि यहाँ कैसे, क्यों? उन्होंने कहा कि हम रेंट जो है मकान का वो नहीं दे पाते। अल्लाह अकबर। रोजगार है नहीं है, मजदूर भूखा मर रहा है, और जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बेहतर हुई है, मेरे ख्याल में वो बेचारे भी, मुझे तो उनका भी गुजारा मुश्किल लगता है, लेकिन कम से कम उनको जो रहाइश दी जाती है, मकान दिए जाते हैं, वो सरकारी होते हैं, उनको किराया नहीं देना पड़ता। अगर देना भी पड़ता है तो 1500-2000 तक का वो देना पड़ता है। आम आदमी तो साजिद भाई उसका बेड़ा गर्क हो गया है, तबाह हो गया है। वो सांस लेने को बेचारा तरस रहा है कि मुझे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन फ्री जो मिलती है वो सांस मिलती है, इसके अलावा तो यहाँ पर सांस भी लेना मुश्किल है। तो फिर हल क्या सर? कौन आके ये इनकलाबी इक़दामात लेगा? हर वफाकी हुकूमत जो आती है वो कहती है यार वो पीछे वालों ने जो गंद किया है हम वो साफ करने में लगे हुए हैं। ये कोई बात नहीं। जब वो कहते हैं ना, एक मिसाल बनी हुई है कि नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा। ऐसा है कि भाई ठीक है, अगर पीछे जो पहली हुकूमत थी उन्होंने मामलात को खराब किए, तो तुम हुकूमत में आए हो तो तुम में अगर दम है तो बेहतर करो ना उसको। मजा तो उसी में है ना कि खराब को बेहतर करना या बेहतर को खराब करना। ये कोई इनका वो मेरे ख्याल में कोई अच्छा नहीं है पॉइंट के वो पहली हुकूमतें जो है ना वो तबाह कर गई हैं। भाई तबाह कर दिए, तुम ठीक करो। इक़्तिदार में आए हो, 5 साल के लिए आए हो, करो ठीक है। और जो महंगाई की बात है, बजट आवामी होना चाहिए, उसमें आवाम को, आम शहरी को रिलीफ मिलना चाहिए, फिर तो है बजट। ठीक है। तो जब बजट ही जो है ना गरीब मार बजट होगा तो वो कहाँ से जो है ना वो कर पाएगा? गरीब मार बजट आपने बड़ा नाम ऐसा दे दिया, तो फिर वो कब ऐसा बजट हम तवक्को करेंगे या हम देख कर जाएंगे? क्योंकि हर साल कौम को तवक्कुआत होती हैं और हर साल हमें सुनने को ये मिलता है कि जी ये गरीब मार बजट है, इसने जी मज़ीद चीखें निकाल दी आवाम की। कौन आएगा सर? ऊपर से फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारा बजट बनाने? बिल्कुल बड़ी बात की आपने। हाँ खोखर साहब, कौन बनाएगा फिर? जो हमारे पास है, जो मेन पावर है, जो हमारे पास
काबिल लोग हैं जो पाकिस्तान की इकनॉमी को अच्छा समझते हैं, वो बजट तैयार करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ लेके पेश किया जाता है, तो फिर कौन आएगा, कौन इनकलाब लाएगा? यकीन करें मायूसी गुनाह है और कुफर भी है हमारे सलाम में, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि गरीब बेहतर हो जाएगा। कैसे होगा? क्या तजावीज़ देंगे वफाकी हुकूमत को कि किन किन चीज़ों पे अमल किया जाए तो मुमकिन है कि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आए? साजिद भाई, मैसेज तो यही बनता है कि आम जो गरीब एक पाकिस्तानी है जिसके पास अपना रहने को मकान नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, सबसे पहले उसको रोजगार दिया जाए। जब रोजगार उसको मिलेगा तो वो मेहनत करके खुद बेहतर हो जाएगा, अपनी वो एक गुर्बत पर काबू पाने में वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, इसका हल यही है कि बेरोजगार को रोजगार दिया जाए, लिखे पढ़े नौजवान हैं इनको नौकरियां दी जाएं, जो सरकारी अदारे हैं, सूबाई हैं या फेडरल हैं। चूँकि आज बजट पेश किया गया, हम बजट पे भी बात करेंगे, कोशिश होगी कि फ़ोन कॉल्स भी हम शामिल करें आज के प्रोग्राम में, जहां हम खोखर साहब इकनॉमी को लेके बैठे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना से लेके पाकिस्तान के इकनॉमिस्ट आज बजट उन्होंने पेश किया है, जिस पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चलें जी ठीक है। कराची से एक ट्रैफिक हम ख़त्म नहीं कर सके। आज जब मैं ऑफिस आ रहा था, आज भी मैं ट्रैफिक में था, एक बड़ी शारा फैसल, सर सिग्नल फ्री है लेकिन वो भी जाम हो जाती है, फिर खड़े रहें सर। और जब मैं खड़ा हुआ था उस ट्रैफिक में 3 से 4 एम्बुलेंसें भी खड़ी हुई थी, तो मैं तो ये समझ रहा था कि ये तो मर के पहुँचेगा वहाँ आदमी, क्योंकि ये तो पैक है। एक हम ट्रैफिक ना ख़त्म कर सके, क्यों? विल नहीं है। हम इतने अरबों रुपए के बजट भी इदारों को दे देते हैं, लेकिन आवाम वही ट्रैफिक में ख्वार। बात जो असल है वो आपके प्लेटफॉर्म पे कर दूं। बात जो असल है, कराची में 90 पुलिस चौकियां हैं, ट्रैफिक चौकियां। अच्छा, बड़ी मुसद्दका बाखबर जराए से मैं कहना ये चाहूंगा कि 90 ट्रैफिक पुलिस चौकियों पर जो माशाल्लाह हमारे एसओज लगते हैं, वो टेंडर भर के लगते हैं। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे आप उन पर? अगर इल्ज़ाम की बात है तो या सबूत है आपके पास? सबूत रख के बात की जाती है। अच्छा, तो फिर वो सारे सबूत ऐसे आप आला जो अरबाब इख्तियार हैं उनको दिए आपने? मैंने इससे पहले भी एक अपने प्रिंट मीडिया पर एक खबर मैंने फाइल की थी मुकम्मल तफसील के साथ। अब जो एसओ पैसे दे के लग रहा है, मैं आला अरबाब इख्तियार पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जो उनके नीचे की टीम है मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, हो सकता है आला अरबाब इख्तियार के इल्म में ना हो कि नीचे ये हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है। जो एसओ पैसे दे के लग रहा है वो अपने इलाके से गैर कानूनी पार्किंग का खाक जो है ना वो खात्मा करेगा, नहीं कर सकता भाई। नहीं तो गैर कानूनी पार्किंग, अब आपने वो कहते हैं ना एक जख्म पे से नमक आपने छिड़क दिया, तो पार्किंग और गैर कानूनी पार्किंग में एक तो आप मुझे फ़र्क बताइए। दूसरा ये कि कराची का कोई रेलवे स्टेशन हो या कोई कमर्शियल मोबाइल मार्केट हो या आप किसी 5 स्टार होटल के करीब जाएं तो हर जगह पार्किंग है और आपने पैसे देने, पर्ची वहाँ पे लोग मिलेंगे। तो वो कानूनी पार्किंग और गैर कानूनी पार्किंग, यहाँ पे तो हर चीज़ में पैसा है, तो ये सारी गैर कानूनी है या तो फिर सारी कानूनी है? कानूनी और गैर कानूनी। अच्छा, कानूनी में कुछ इस तरह भी देखा जाता है कि वो किसी ऐसी लोकेशन पर है जो ट्रैफिक को मुतासर नहीं कर रही। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कानूनी में ये भी है कि
मोटरसाइकिल की जो पार्किंग है ये 10 रुपये है। लिए कितने जाते हैं? 30 भी लिए जाते हैं, बताएं, 50 भी लिए मतलब जाते जहाँ जो आए चलें जी, तो दाव ये मारे। हो गया कानूनी और गैर कानूनी। अच्छा, ओके। और वो जो पर्चियां हैं वो भी इलीगल हैं? लीगल है। ओके। अच्छा, कुछ पार्किंग ठेकेदार को एक लाइन, 1 लाइन जो है ना वो लगाने की इजाजत होती है रोड के ऊपर गाड़ियां। ठीक है। अब वहां पर 2-2, 3-3 लाइनें लगा दी। आपने एक वर्ड यूज़ किया, मैं तो आपको पता है ना, हम तो बीइंग अ जर्नलिस्ट एक वर्ड पकड़ लेते हैं। आपने वर्ड एक यूज़ किया ठेकेदार। तो ये ठेकेदार कहाँ से आ गया ट्रैफिक के मामलात में और पार्किंग के मामलात में? ये तो अंडर द इंतज़ामी उमूर ट्रैफिक पुलिस के हाथ में है। तो यहाँ ठेकेदार कौन है? नहीं समझा मैं। अवाम किस ये भी एक माफिया है। अच्छा, ना बड़े नाम में चंद नाम बताता हूं। अच्छा, ओके। इनमें एक नाम अनवर का है। एक नाम अनवर का है। दूसरा अजमत काकी भी है। अच्छा, तो ये कानूनी टेंडर भरते होंगे, कोई कानून बना हुआ होगा आपके कराची में? अच्छा, मेरे ख्याल में गिनती के चंद लोग हैं जो ठेकेदार हैं पार्किंग के, जो जेन्युइन है। अच्छा। जेन्युइन कहां से आ गए? सारा इलीगल है ये, सब माफिया है ये। सब माफिया है। अच्छा, ये खुद भी धंधा है पर गंदा है। धंधा है पर गंदा है। चलें। अच्छा, इनमें कुछ हिस्से बनते हैं कमाई के गैर कानूनी पार्किंग से। एक तो ठेकेदार को चला गया, ठीक है, केएमसी को चला गया, ना करें, ट्रैफिक को चला गया, आपके थाना जात को चला गया। फिर भी रोजाना के मेरे ख्याल में करोड़ों रुपए बनते हैं शहर कैद से, गैर कानूनी पार्किंग से। और जब गैर कानूनी पार्किंग्स होंगी तो ट्रैफिक का खात्मा मैं नहीं समझता हूं कि हो पाएगा। तो मेयर कराची पे ये तो फिर जिम्मेदारी आयद होती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब से, चूँकि उनको भी अच्छी तरह इल्म है कि करोड़ों का ये आबादी का शहर है ये कराची। और मज़ीद कोई प्रोजेक्ट आवाम के लिए अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई इस तरह का नहीं आया कि जिससे ट्रैफिक की बहाली जो है ना वो बेहतर हो सके। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये आप तक तो पहुंच गया प्रोग्राम, ट्रैफिक का निज़ाम ये कि आप दुरुस्त कर दें। तो सर, ये गनी परवर लोगों का शहर है, ये आपको याद रखेंगे कि एक मेयर आया था और उसने बाकी तो चले छोड़े, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा किया था कि जब हम ऑफिस के लिए निकलते थे तो हम 1 घंटे में पहुंचते थे, लेकिन मुर्तज़ा वहाब जब आए तो हम 20 मिनट में पहुंच जाते थे। तो कुछ कर दें, चूँकि इस वक्त तमाम DMCs, KMCs, तमाम उमूर ये आपके पास हैं। कोई किसी इनकलाब की ज़रूरत है और इनकलाबी इक़दाम आप अरबाब इख्तियारी ले सकते हैं। आपकी एक लेगेसी है वालदा से लेके आप तक, तो कुछ बनता है सर कराची वालों के लिए। सर मैंने तो दे दिया मुर्तज़ा वहाब को मैसेज, बिल्कुल बनता है। बड़े अच्छे एक जिम्मेदार हैं, बड़े ज़बरदस्त अरबाब इख्तियार हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं मुर्तज़ा वहाब साहब ने। इससे कबल भी ये जब अभी के दौर में ये मेयर कराची बने थे तो इन्होंने बड़ा कारनामा किया था। ये जो बैनुल सूबाई कोचेस थी कराची में, इनका दाखिला इन्होंने बंद कर दिया था। अच्छा, ज़बरदस्त। और है अभी भी ये गैर कानूनी, ये जो कोचेस के अड्डे हैं या शहर में सिटी में जो है ना वो कोचेस दाखिल होती हैं तो ये गैर कानूनी है। लेकिन चंद मेरे ख्याल में हफ्तों के लिए वो बंद हुआ था, उसके बाद दोबारा जो है ना दीगर इंतज़ामिया ने अप्रूवल दे दी, इजाज़त दे दी शहर में घुसने की, दौड़ने की, जबकि है अभी भी कोचेस का ये गैर कानूनी। तो कौन देखते हैं इसको? कराची मास ट्रांजिट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट वो भी देखते हैं, आपका DIG ट्रैफिक कराची वो भी देखते हैं। अच्छा जी। तो फिर अमल कौन करेगा? आप खुद निशानदेही कर रहे हैं कि अभी भी सब गैर कानूनी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। आपके कमिश्नर, DCs, DIG ट्रैफिक, SPs ट्रैफिक और ऑपरेशनल थाना जात सबको मालूम है कि गैर कानूनी है, लेकिन चल रहा है।
दूर नहीं जाएं, कैंट को पकड़ लें, कैंट स्टेशन को। अच्छा, दिन रात बरमार लगी होती है। आपका एक इदारा था कस्टम स्मगलिंग, कुछ सुकून हुआ? जब हमने कुछ निशानदही की थी अपने शो में, उसके बाद कुछ रुकावट, कुछ हमने कहते ना हमने अपने हिस्से का तो काम किया, अरबाब इख्तियार को बता दिया कि यहाँ सर काम करने की ज़रूरत है, काम हुआ या सर पे जूं नहीं रहेंगी? भाई ये कोई भी अदारा पकड़ लें, मेरे ख्याल में यहाँ पर एक जामिया माफिया पाई जाती हैं, जामिया माफिया। अच्छा, जामा। और जूं बिल्कुल रिंगी होगी, चैनल है, सैटेलाइट है, नेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक कोई कार्रवाई की आवाज़ नहीं आई कि अरबाब इख्तियार ने कोई इतनी बड़ी कोई कार्रवाई की हो जुम्मेदारान के खिलाफ जो वेयर हाउस में चोरियों में मुलव्वस हैं या स्मगलिंग के सरपरस्ती कर रहे हैं। अभी तक कुछ इस तरह की इतलात नहीं है। अच्छा जी, अब मतलब वो कहते हैं ना अब सुकून है? सुकून भी नहीं है। अच्छा, काम धंधा तो चल रहा है। आपने एसओस की बात की, क्योंकि ये ट्रैफिक एहलकार का जो ताल्लुक है इन तमाम, चाहे वो इसमें इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, या इसमें एसओ है, डीआईजी ट्रैफिक, ये सब हैं तो पुलिस वाले, तो फिर वो पुलिस वालों को ना सहूलतें नहीं दी जाती। अक्सर पुलिस वालों से मैंने सुना है कि जी हमें सहूलतें नहीं हैं, हमें मेडिकल नहीं है। तो जब आप सहूलतें नहीं देंगे तो सर करप्शन तो होगी, और फिर जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड है सिविल लाइन की तरफ, तो अल्लामान अल हफीज़। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट याद दिलाया साजिद भाई आपने। अभी भी हम पुलिस की बात कर रहे थे। हाँ। उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान के तौर पर हम बयान कर रहे थे। जहां हम उनकी कारकर्दगी की बात करें तो फिर उनको जो सहूलतें दी हुई हैं तो बनता है ना सर, कितनी सहूलतें हैं उनको, कैसे स्टैंडर्ड बड़े लग्जरी घर वर दिए हुए मैंने सुना है। और बहुत माशाल्लाह, आज ही मेरा गुजर हुआ वहाँ से। मकाम का नाम है सिविल लाइन। सही, पुलिस क्वार्टर्स, सिविल लाइन पुलिस क्वार्टर्स। जी, ठीक है। ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। आपको मैं इंकशाफ करके परेशान करने जा रहा हूँ। अच्छा, यानी कि हैरान करने जा रहा हूँ। ये सिविल लाइन मकाम है सीएम हाउस के ऑपोजिट। ओके, मतलब ये तो रेड जोन है। रेड जोन, मेरे ख्याल में अगर सिविल लाइन में कोई सब्जी फरोश आया होता है सब्जी बेचने के लिए, तो जब वो आवाज़ लगाता है तो उसकी आवाज़ सीएम हाउस के अंदर तक पहुंचती है, इतना करीब है। ठीक है। और उसके बैग पे, सीएम हाउस के बैग पर कमिश्नर हाउस भी है। थोड़ा से चंद कदम आगे चले जाएं तो गवर्नर हाउस भी है, सीटीडी है, सभी है वहाँ। सीटीडी है। इतना करीब मरकज में रेड जोन में सिविल लाइन वाक़या है। और यहाँ के पुलिस क्वार्टर्स की तादाद है 155। ओके, 155। और यहाँ बंगलोज में बड़े प्यारे बंगलोज दिए गए हैं यहाँ पर अफसरान को, जवानों को सिविल लाइन में। 3 माह से वहां पर पानी नहीं है। अच्छा, मतलब आप, ओके मैं अब समझा। मैं तो समझ रहा था वाकई कोई उनकी शहाना लिविंग स्टैंडर्ड पे आप तनकीद करने वाले हैं इंतजामिया, लेकिन ये तो लम्हा फिक्रिया है कि उनके पास पुलिस वालों का पानी ही नहीं है। भाई जी, मैं वो बताने जा रहा हूं कि मैंने पहले कहा कि आपको हैरान करने जा रहा हूं। ना करें शाह साहब। अच्छा, इस पुलिस लाइन में आईजी से लेकर एसएचओज तक 155 जो ये सिविल लाइन के क्वार्टर्स हैं, लाइक फ्लैट नुमा, छोटे छोटे कमरों वाले जी, तो इसमें आईजीज रहते हैं। आईजीज रहता है, बताएं। और बहुत सारे डीएसपीज रहते हैं, एसएचओज रहते हैं, एचएम्स रहते हैं, जवान्स रहते हैं। अच्छा, यहाँ की खूबी जो एक बड़ा प्यारा इंतजामिया पुलिस ने इनको एक बुनियादी सहूलतें दी हुई हैं, वो मैं चंद बयान करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 3 माह से पानी नहीं है। ठीक है।
वो 12 घंटे जब ड्यूटी करके आते हैं, उनके हाथों में जब कैंस गैलन खाली होंगे तो मेरे ख्याल में इंतजामिया पुलिस के मुंह पर वैसे ही बहुत बड़ा तमाचा है। आपने ये अपनी आंखों से देखे हैं कि वो जो पुलिस के जवान हैं, मतलब वो पानी भी खुद भरते हैं और जो टैंकी में लाइन दी हुई है बाहर से कराची क्लब के बराबर से, वहां पर पुलिस को खदाई करने की एनओसी नहीं दी जा रही। अच्छा, तो एनओसी तो वो कमिश्नर अपना डीसी और वो जो वाटर बोर्ड, हाँ वाटर बोर्ड ये देंगे ना। इनको एनओसी नहीं दी जा रही। बाकी जो है ना, सामने माशाल्लाह मैरियट होटल का कनेक्शन दिया गया है बड़े प्रोटोकॉल के साथ और पूरे रोड की खदाई कर दी गई थी। ओके, लेकिन इनको एनओसी की इजाजत नहीं है क्योंकि ये हैं आवाम के मुहाफिज, जजेस के मुहाफिज, वज़रा के मुहाफिज, ब्यूरोक्रेसी के मुहाफिज। तो वज़रा, मेयर कराची, सीएम सिंध, तमाम मिनिस्ट्रीज ये क्या कर रही हैं सर? होम मिनिस्टर ज़िया लंजार क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज और बताने जा रहा हूं, इसको दोबारा छेड़ते हैं। अच्छा, ये जो पुलिस क्वार्टर्स हैं, बना तो इसको अंग्रेज गया था, ठीक है। उसके बाद अब तक ये रिपेयर नहीं हुए, मुरम्मत नहीं हुए। इस कदर खस्ता हाली का शिकार है ये पुलिस क्वार्टर्स। बाज दफा, बाज औकात ये जो शेड बने होते हैं आगे, अच्छा शेड, ठीक है, ओके ओके, समझ गया, बने होते हैं, हाँ। इतना खस्ता हाली का शिकार हैं, वो फैमिलीज पर गिरे हैं। पुलिस एहलकारों की फैमिलीज वहां पर जख्मी हुई हैं। तो भाई कौन इसको मरम्मत करेगा, कौन रिपेयर करेगा? बेचारे अपने जाने जो है ना, वो यकीन करें कि दाव पर लगा के यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक ऑफिसर का अगर महाना रिपेयरिंग का वो इंतजामिया पुलिस तनख्वाह से काटती है तो 2000 रुपये काटती है। ठीक है, मैं इस वक्त एक फ़ोन कॉल अहम है, चेयरमैन आबाद हमें ज्वाइन किया है आसिफ समसम साहब ने। खुशामदीद कहेंगे चेयरमैन साहब। सर, आपका बड़ा कीमती टाइम है और ये वक्त ऐसा है कि हुकूमत वक्त कह रही है ये बड़ी नाइंसाफी है, रियल एस्टेट सेक्टर बड़े मजे उड़ा रहा था, हम उन पर टैक्स लगाएंगे, तो फिर अब आप क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है? मैं कहता हूँ मुबारक हो, अगर हुकूमत वक्त ये समझ रही कि हम बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो अगर ये अच्छे पैसे होते तो 2 साल से जो टफ टाइम है, 2 साल से जो सर्वाइवल है, 60% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान छोड़ के चली गई और सिर्फ पाकिस्तानी जो यहाँ पैसे आने थे वो इसकी बजाय वो कहीं और अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है। तो अगर इतना ही अच्छा था ये सेक्टर और इतने ही पैसे अर्न हो रहे थे तो फिर ये लोग क्यों चले गए इस मुल्क में और क्यों काम नहीं कर रही इन्वेस्टमेंट? तो खैर, अब बात क्या हम करेंगे कि जो भी फैसला साज होता है, जिसने मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिसी बना रहा होता है, तो मुझे हमेशा से फीलिंग होती है कि राइट जगह पे राइट पर्सन नहीं होता, यानी उसको जो एडवाइस कर रहा होता है तो वो उसका कोई ना कोई अपना इंटरेस्ट होता होगा, जिस वजह से उसने जो है ना हौसला शिकनी की पाकिस्तान में और सिर्फ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान में सेक्टर में काम करने वालों की, और सबसे बड़ा नुकसान उसने पहुंचाया लोकल इंडस्ट्री को। आप देखिएगा कि सेवेनी जब आया था तो 2.5 साल पहले मैंने कहा था बड़ा नुकसान देगा, तो लोगों ने कहा था ये अजीब आदमी है, कहता है ओवरसीज पाकिस्तानी के तो है नहीं। तो खैर मैंने उसको कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने नहीं अपनी माँ बहन बेटी के नाम पे लेता है, तो उसके पास नाइक ऑफ नहीं होता। दूसरी बात, आज उसका देख लिया इम्पैक्ट क्या हुआ, क्योंकि थोड़े से पैसे कमाने के थे, आपने बहुत ज्यादा नुकसान किया टैक्स में जो कलेक्शन थी। आज आपने फिर प्रॉपर्टीज भी लगाया, तो आपने ये हम पे नहीं लगाया, ये आपने पाकिस्तान की तमाम उन लोगों पे टैक्स लगाया जिनको उनके बाप दादा विरासत में कोई प्रॉपर्टी दी थी और उसका कोई डिक्लेरेशन है। अगर उस जमाने की अगर 30 लाख रुपए की डिक्लेरेशन थी, 5 लाख की डिक्लेरेशन थी, आज वो 20 करोड़ 30 करोड़ की है, 30 साल 40 साल के बाद ये एहसास है उसका, तो आज आप ये कह रहे हैं कि अगर ये बेचेगा तो उसमें मैं 15% एक टैक्स लूंगा, यानी वो 30 लाख रुपए जो 20 साल 30 साल पहले थी वो माइनस करके अगर 20 करोड़ की बेची तो वो 30 लाख माइनस करके बाकी 19 करोड़ 70 लाख में मैं टैक्स लूंगा। और ये सारी चीजें मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है ऐसा। अच्छा, ऐसा तो निजाम हमने कहीं नहीं देखा। ये मुझे लग रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो आपको इन्वेस्टमेंट आती थी, हमने कहा था कि हम डबल भी करा सकते हैं, उसको रोकने की कोशिश है। मुझे ये लग रहा है ये सिर्फ उसको रोकने की कोशिश नहीं है, बल्कि
इस तरह लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कि ये पाकिस्तान से पैसा या जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं वो ना भेजें, कहीं और अपॉर्चुनिटी तलाश करें। ये मुझे सब फीलिंग है कि जिसने भी ये सोचा होगा, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये हो सकता है ऐसा कि आपने भगाना है और लोकल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि खरबों रुपए का इसका हम ये जो हम बिल्डिंग मटेरियल है वो हम खरीदते हैं। हाँ। और साथ साथ मैं आपको बता दूं हाँ। कि एक जितना पैसा हमारे सेक्टर में आता था उसका 70-65% हम लोकल इंडस्ट्री को देते हैं। अच्छा चेयरमैन आबाद साहब, चेयरमैन आबाद आसिफ समसम साहब, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इस वक्त हॉट चेयर पे आप बैठे हैं, बड़ा प्रेशर भी है आप पर विफाकी हुकूमत से लेके पूरे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स का, इस इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं, आपके हजारों की तादाद में मेंबर्स हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री की उस हॉट चेयर पे आप बैठे हैं। मुझे याद है पिछले साल एक स्ट्राइक आबाद ने की थी कि हम काम बंद कर देंगे, तो आसिफ समसम क्या अहकाम देंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब ये दुनिया में अब जो है ना स्मार्ट हो गया सारा मामला। अब ये इकोनॉमिक, ये जो वॉर है ना दुनिया में, ये इकोनॉमी की वॉर है। अब गिरबान ना पकड़ा जाता है ना पकड़वाया जाता है। अब तो सिंपल सी बात ये है कि इससे बड़ा एहतजाज कोई नहीं होता कि हम काम छोड़ दें और इस सेक्टर में, इस मुल्क में काम बंद हो जाएगा, तो फिर लोकल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान उसकी मिलियंस ऑफ जॉब का होगा, हमारे सेक्टर की मिलियंस ऑफ जॉब का होगा। तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ एहतजाज क्या होगा कि हमने तो हिम्मत की, बड़ी कोशिश की हमने कि हम इस मुश्किल हालात में भी 20% पे काम कर रहे हैं कि हम यहाँ काम करें, लेकिन ये जो मैसेज दिया गया आज के बजट में, आप पूरा बजट देखिए, दो चीजें फोकस थी, एक बस रियल एस्टेट और दूसरा वो हाईब्रिड गाड़ी जो एग्जेम्पशन हुई थी और लोग बैटरी की एनर्जी सेविंग गाड़ी वो इंपोर्ट कर रहे थे, उस पे उन्होंने हिट किया और वो हिट हो गई। और हिट होने के बाद जो है आप देखिए कि उनको कहा कि जी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन के लिए हम इसको ये चाह रहे हैं कि ये जो ना गाड़ी यहाँ लोकल, तो लोकल अगर इस्तेमाल है तो क्या फायदा, मैन्युफैक्चरिंग लोकल है तो बात बनती है। आपने उसको हिट कर दिया, हिट करने के बाद अब आप खुद सोचें कि वो उनको कहा कि वो ड्यूटी देंगे, तो अब आप मजबूर हैं, जो लोकल कार असेंबलर हैं उनकी मनमानी में आप मजबूर हो जाएंगे। हाँ। इसी तरह हमें ये कहा गया कि स्टील की तैयार प्रोडक्ट पे मजीद टैक्स करेंगे, यानी हम अगर चाहें भी सरिया काटन से दूर लेके सरिया इंपोर्ट करके बिल्डिंग बनाना, तो अब हमें मजीद टैक्स देना पड़ेगा इस पे, ताकि और ये महंगा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बहुत मुझे मतलब हमारी पूरी टीम ये समझती है कि हम बजट को मुस्तरद करते हैं और हम नहीं समझते कि ये फ्रेंडली बिजनेस पॉलिसी है, ये एंटी बिजनेस पॉलिसी है। अगर हमारे सेक्टर की बात की जाए तो अगर ये समझते हैं तो फिर मुझे ये कहने में कोई हार नहीं कि उनको कह देना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बैन लगा दें, बैन कर दें। आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया हमारे लाइव शो में, आपने इस बजट को मुस्तरद किया है। आसिफ समसम साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल है, क्या मुस्तरद करने से बात बनेगी या कि आबाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग, आपकी टीम एहतजाज के लिए कुछ सोच रही है? मुमकिन है आप प्रेशर बिल्ड करें और हुकूमत के आगे तजावीज पेश करें और ये रिवाइज हो जाए? मेरा ये मानना है कि मैं उन लोगों में से ना था ना हूं कि ये कोई एहतजाज, अगर समझदार लोग हो, समझते हो, तो ये कह देना हमारा काफी है कि हम मायूस हैं और मायूस हमें होना नहीं चाहिए। लेकिन बड़ा दुख हुआ आज के बजट से और इससे अंदाजा हो रहा है कि हुकूमत कितनी सीरियस थी इस सेक्टर को चलाने के लिए, और हमने लिखा भी, मिलने के लिए भी कहा, जब वो नहीं मिले तो फिर मैं समझता हूँ कि हम भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी इज्जत नफ्स है, हमें भी अपनी इज्जत का सोचना चाहिए। हम कोई भीख तो नहीं मांग रहे हुकूमत से, काम करना जुर्म तो नहीं है। पूरी दुनिया में रोड शो किए जाते हैं, हमें कहा जाता है कि इस सेक्टर में आए, हम टैक्स एग्जेम्पशन भी देंगे, पासपोर्ट भी देंगे, हम आपको रेजिडेंट परमिट भी देंगे, और सिर्फ इसी सेक्टर में देते हैं। हमारे यहाँ जो सेक्टर में काम करता है उसके साथ जो सलूक है, जो आज आपने देखा कि जिस तरह से एक ऑलरेडी इतने टैक्सीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के सारे टैक्सीज हम देते हैं। ये एक फैशन बन चुका था, जैसे कहते हैं ना कोई गाली का भी फैशन बनता है। हाँ। कि जो भी आता था टीवी पे, जी इसको टैक्स करना चाहिए, जी रियल एस्टेट को टैक्स करना चाहिए, तो वो पॉइंट स्कोरिंग बन चुकी थी
कि जी इसको नहीं चलने देना चाहिए। मतलब एक आपका कहना है एक मखसूस एक लॉबी है, एक धड़ा है, एक ग्रुप है जो लगा हुआ था इसके पीछे। जी बिल्कुल लगा हुआ था, और ये बहुत टाइम से आप चैनल पे शोज उठा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। मतलब वो कामयाब हो गए और रियल लोग हार गए। जी हम ओरिजिनल लोग हार गए, और जिनको ये पता नहीं कि ये सेक्टर होता क्या है, चलता कैसे है, वो जानू जर्मन वाला जो ड्रामा कभी हमने जिंदगी में देखा था, वो आज हमें रियल में होता हुआ नजर आता। वो जो फैसला हुआ था उस वक्त आपने इसको उससे तशीबे दी। बिल्कुल, वो फैसला जो हुआ था ना, बस इसी तरह का ये फैसला है चलो। कि इसको मजीद टैक्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपके कीमती वक्त का। आसिफ समसम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, मुस्तरद कर दिया इस टैक्स को जो कि रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर आयद किया है वफाकी हुकूमत ने। अब आगे देखना ही होगा कि इंडस्ट्री के लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन और तामीराती शोबे से ताल्लुक रखने वाले क्या सोच रहे हैं। खोखर साहब, आपने चेयरमैन साहब की बात सुनी? बिल्कुल बड़े मायूस, उन्होंने कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। देखें बेचारे, अब कर भी क्या सकते हैं, एक एहतजाज है ना, उन्होंने मैसेज तो अपने पहुंचा दिया। उन्होंने कहा एहतजाजन, लेकिन उनकी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि हम हार गए, झूठ जीत गया। हाँ, वो जो एक टोला था गैर कानूनी तामीरात वाला, वो जीत गया। हमारे एक शाह साहब हैं, अच्छा, वो अक्सर मिसाल दिया करते हैं इस दौर के मुतल्लिक, ये जो दौर चल रहा है, उलट सदी खिलाफ जमाना, उलट सदी खिलाफ जमाना, झूठ जीते सच हारे। बोला ये वो दौर चल रहा है। तो चेयरमैन आबाद की बिल्कुल बात मुझे बहुत एक मायूस कुन मायूस से नजर आया कि एक कोई मेरे ख्याल में असला बरदार फोर्स तो है नहीं है कि जो उठाकर जो है ना अपने खड़े वो मुतालबात के लिए खड़ी हो जाए कि एहतजाज के तौर पे बेचारे बयान ही दे सकते हैं। लेकिन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। इन पर भी दोबारा इस तरह टैक्स लगना, मेरे ख्याल में पहले जो हम बात कर रहे थे कि बेरोजगारी, मजीद बेरोजगारी बढ़ेगी। ये जो बजट दिया है, ये गरीब मार बजट दिया है, मर जाएगा और गरीब। 6 महीने के बाद इस पाकिस्तान की अवाम का जो है ना, वो चेहरे पढ़ लीजिएगा क्या कहते हैं, बताएं। तो साजिद भाई ये मायूस कौन ये बजट है ये कोई। मैंने आपको उस वक्त इंटरप्ट किया था, आप सिविल लाइन पर थे, क्योंकि मुख्तसर वक्त होता है, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। तो बात कर रहे थे सिविल लाइन की। सिविल लाइन में मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ, 3 माह से पानी नहीं है, एनओसी नहीं दी जा रही। पुलिस का मुतलका इलाकाई डीआईजी असद रजा साहब खामोश हैं। अच्छा, ये साउथ है सर। डीसी साहब, डीसी साउथ, ये आपके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि सिविल लाइन क्वार्टर वाले बेचारे, वो जो आपके हमारे मुहाफिज हैं, वो पानी भी नहीं है उनके पास सर। उनको आप परमिशन दें, आप कल जाके पहुंचे उनके पास, उनकी खबर लें, ताकि आपको भी अल्लाह के सामने पेश होना है, जवाब देना है। जनाब इनके भी मुहाफिज हैं, वही पुलिस वाले। बताएं अब क्या रह गया? इनके भी डीसी मुहाफिज हैं। हाँ, मुहाफिज हैं, वही रहते हैं जी। डीआईजी के मुहाफिज हैं, डीआईजी साउथ के मुहाफिज हैं, एडिशनल आईजी के मुहाफिज हैं। तो हमारे ये डीआईजी साहब खतो किताबत नहीं कर रहे इंतजामिया को, मुत्सा वहाब को, कर सकते हैं साहब को कि भाई ये इख्तियारात हैं इनके पास, इख्तियारात हैं। और इनको फौरी जो है ना, वो पानी की एक बहाली का अहकामात भी जारी करना चाहिए। दूसरा वाटर बोर्ड के जो डीजी हैं जी, ये उनको भी आपको भी रिक्वेस्ट है सर जी। तो भाई जी ये बड़ा एक मसला है। यकीन करें कि 155 क्वार्टर्स में बाज क्वार्टर्स तो ऐसे हैं जहां पर 2-2 भाई जो है ना रहाइश पजीर हैं, तो तादाद बहुत बनती है। बताएं। मैंने देखा है कि ड्यूटी करके आते हैं, पाइप पकड़ के 3-3 घंटे वहां टैंकी पे बैठे रहते हैं कि यार पानी का कोई कतरा आएगा तो वो मोटर खींच के जो है ना वो पूरा करेगी। तो आज एक का मौकफ लिया मैंने पुलिस ऑफिसर का, वहीं मकामी। अच्छा। उसने बताया कि सर रोजाना की बुनियाद पर हम 1000 रुपए का पानी खरीद कर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतनी हमारी सैलरी नहीं है, बजट नहीं है।
तो मैं तो एडिशनल आईजी को और डीआईजी साउथ को मैसेज दूंगा कि जनाब आला आप अरबाब इख्तियार हैं, आप इनके सही बात। सिपहसालार हैं। ट्रू ट्रू। और इनके जो है ना ये बुनियादी जो मसाइल हैं, एक तो पानी का है, दूसरा क्वार्टर्स की मरम्मत का है। अंग्रेज बना गए, उसके बाद जो है ना मरम्मत नहीं हुए। बताएं बजट आता है, कौन खाता है? ये जनाब एडिशनल आईजी साहब, ये आप तहकीक करें। आईजी साहब आप इसका सुराग लगाएं कि जो बजट मरम्मत का सिविल लाइन के नाम का आता है वो कौन खाता है, कहाँ जाता है? क्या बात है, कहीं फिर कोई नाखुशगवार वाकया ना हो जाए। बहुत सारी पहले भी माजी में भी बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं। अरबाब इख्तियार को इस पे सोचना चाहिए। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।